जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BCOS 183 व्यापार में कंप्यूटर के अनुप्रयोग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने आपके VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परचेज करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और आपको सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करेंगे, आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। मान लीजिए आप वेबसाइट से नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे आना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है BCOS 183। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी देखिए दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर अनुप्रयोगों को परिभाषित कीजिए, व्यवसाय में उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या होता है और उनका जो है बिजनेस में यानी कि व्यवसाय में क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करनी है। कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस उन प्रोग्रामों या सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिन्हें विशेष कार्यों को आसान और तेज तरीके से पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है यानी कि बनाया जाता है। ये अनुप्रयोग यानी ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की शक्ति का उपयोग करके डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, विश्लेषण करते हैं, गणना करते हैं, संचार, डिजाइन और अन्य कार्यों को सुगम बनाते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑटोकैड, इंक्वायरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आदि कंप्यूटर अनुप्रयोग हैं। अब देखते हैं व्यवसाय में कंप्यूटर अनुप्रयोगों का क्या महत्व है। आज के आधुनिक व्यवसाय में कंप्यूटर अनुप्रयोगों का उपयोग बहुत ही आवश्यक हो गया है। इनके द्वारा कार्यों की दक्षता, गति और गुणवत्ता में सुधार होता है। यानी जितने भी आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आते हैं उनसे क्या होता है, कार्यों की दक्षता बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है और क्वालिटी में भी सुधार होता है। व्यवसाय में कंप्यूटर अनुप्रयोग निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला कारण है डेटा प्रोसेसिंग में ये मदद करते हैं। व्यवसाय में लाखों की लेन देन, बिक्री, खरीद, स्टॉक और वित्तीय डेटा होते हैं। कंप्यूटर अनुप्रयोग इन सभी डेटा को जल्दी और सही तरीके से प्रोसेस करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर ग्राहक के खाते की जानकारी तुरंत दिखा सकता है। इसके बाद लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन में सहायता प्रदान करना। व्यवसाय में खर्च और आमदनी का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है। कंप्यूटर अनुप्रयोग जैसे कि एक्सेल और टैली लेखांकन को सरल बनाते हैं। इनकी मदद से खातों का लेखा जोखा सही और तेजी से तैयार किया जा सकता है। इसके बाद है संचार और सहयोग। व्यवसाय में कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच त्वरित और प्रभावी संचार जरूरी होता है, जैसे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट एप्लीकेशन कंप्यूटर के माध्यम से कार्यों को तेज बनाते हैं और टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप व्हाट्सएप है, ये भी आपका एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ईमेल हो गया, ये भी आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। निर्णय लेने में सहायक कंप्यूटर अनुप्रयोग व्यवसायिक निर्णयों के लिए रिपोर्ट, ग्राफ और विश्लेषण तैयार करने में मदद करते हैं, जैसे बिक्री डेटा और ग्राहक रुझानों का विश्लेषण करके प्रबंधन सही निर्णय ले सकता है। इसके बाद विपणन और ग्राहक सेवा। कंप्यूटर अनुप्रयोग व्यवसाय के विपणन यानी कि मार्केटिंग और ग्राहक सेवा को भी आसान बनाते हैं। ऑनलाइन विज्ञापन, ग्राहक डेटाबेस और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से व्यापार बढ़ता है और ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है। इसके बाद यहाँ पर समय और लागत की बचत होती है। कंप्यूटर अनुप्रयोग काम को तेजी से करने में मदद करते हैं, जिससे समय और मानव श्रम की बचत होती है। इससे व्यवसाय अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धात्मक बनता है। इसके बाद है डिजाइन और उत्पादन। ग्राफिक डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन और इंजीनियरिंग कार्यों में कंप्यूटर अनुप्रयोग जैसे ऑटोकैड, फोटोशॉप आदि उपयोग किए जाते हैं। इससे उत्पादन की गुणवत्ता और रचनात्मकता बढ़ती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यवसाय में कैसे होता है।
इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे, कंप्यूटर अनुप्रयोग व्यवसाय की दुनिया में एक अनिवार्य उपकरण बन गए हैं। ये व्यवसाय को तेजी, सटीकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं। आधुनिक व्यवसाय में इनके बिना कार्य करना लगभग असंभव हो गया है। इसलिए हर व्यवसाय को कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान और उनका सही उपयोग सीखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, सेना और रक्षा में कंप्यूटर के उपयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कंप्यूटर का उपयोग सेना और रक्षा में किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेना और रक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। कंप्यूटर की मदद से जानकारी का त्वरित विश्लेषण, सटीक योजना और प्रभावी संचालन संभव हो गया है। सेना में कंप्यूटर का उपयोग कई अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, जो सुरक्षा और रक्षा की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो सबसे पहला उपयोग है सूचनाओं का संग्रह और विश्लेषण करना। सेना में कंप्यूटर का सबसे बड़ा लाभ सूचनाओं को इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना है। खुफिया जानकारी, मौसम की स्थिति, युद्ध क्षेत्र की स्थिति और दुश्मन की गतिविधियों का डेटा कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। यह डेटा तुरंत विश्लेषण करके सही निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण के लिए दुश्मन की चाल और हथियारों की स्थिति का विश्लेषण करके सेना अपनी रणनीति तय कर सकती है। इसके बाद युद्ध रणनीति और योजना में मदद करना। कंप्यूटर के माध्यम से युद्ध रणनीति तैयार करना आसान हो गया है। सिमुलेशन प्रोग्राम और मॉडलिंग की मदद से संभावित युद्ध की परिस्थितियों को पहले से समझा जा सकता है। यह सैन्य कमांडरों को बेहतर निर्णय लेने और नुकसान को कम करने में मदद करता है। इसके बाद है हथियार और उपकरणों में उपयोग। आधुनिक हथियार और रक्षा उपकरण कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली पर आधारित होते हैं। मिसाइल, ड्रोन, रडार सिस्टम और स्वचालित हथियारों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यह सिस्टम हथियार को सही दिशा में नियंत्रित करता है और लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। इसके बाद संचार प्रणाली। सेना में कंप्यूटर संचार के लिए भी महत्वपूर्ण है। डिजिटल संचार नेटवर्क, एन्क्रिप्टेड संदेश और उपग्रह आधारित संचार प्रणाली कंप्यूटर की मदद से सुरक्षित और तेज हो गई है। इससे सैनिक और कमांड सेंटर के बीच लगातार संपर्क बना रहता है। इसके बाद है प्रशिक्षण और सिमुलेशन। सेना के जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया जाता है। इसमें वास्तविक युद्ध परिस्थितियों का अनुभव दिया जाता है, जिससे सैनिक कम जोखिम में अधिक अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। फ्लाइट सिमुलेटर और युद्ध प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर इसी का उदाहरण है। इसके बाद है लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति प्रबंधन। सेना के सामान, हथियार और भोजन की आपूर्ति को कंप्यूटर के माध्यम से सही ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम स्टॉक, वितरण और परिवहन को ट्रैक करते हैं, जिससे आपूर्ति में देरी नहीं होती है और सेना हमेशा तैयार रहती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो कंप्यूटर ने सेना और रक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। सूचनाओं के संग्रह, युद्ध रणनीति, हथियार नियंत्रण, संचार, प्रशिक्षण और आपूर्ति प्रबंधन में कंप्यूटर ने काम को तेज, सुरक्षित और प्रभावी बनाया है। आज की आधुनिक सेना कंप्यूटर की मदद के बिना अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर सकती है। इस प्रकार कंप्यूटर सेना की ताकत और दक्षता बढ़ाने का एक अहम उपकरण बन गया है। क्योंकि देखिए आजकल सब कुछ एआई यानी कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, तो युद्ध में आगे चलकर क्या होगा, कंप्यूटर का ही अनुप्रयोग देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, डेटा मॉडल से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 3 डेटा मॉडलों के नाम बताइए और उनकी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो डेटा मॉडल एक ऐसा ढांचा है जो यह बताता है कि डेटा को कैसे संग्रहित किया जाएगा, कैसे व्यवस्थित किया जाएगा और प्रबंधित किया जाता है। यह डेटा के बीच के संबंध, डेटा के प्रकार और नियम को परिभाषित करता है। अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें तो डेटा मॉडल एक नक्शा की तरह है जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को समझने और उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है, डेटा मॉडल के माध्यम से हम यह तय कर सकते हैं कि डेटा कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसे कैसे बदला जा सकता है और उसे सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी बैंक के डेटाबेस में ग्राहक, खाता और लेन देन डेटा अलग अलग रूप में हो सकते हैं, लेकिन उनका संबंध डेटा मॉडल के माध्यम से स्पष्ट होता है।
अब देखते हैं प्रमुख डेटा मॉडल के प्रकार और उनकी विशेषताएं। तो सबसे पहला आपका प्रकार है हायरार्किकल डेटा मॉडल, यानी इसमें क्या होता है, इसमें हायरार्की देखने को आपको मिलती है। तो सबसे पहले इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। डेटा को पेड़ की संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ट्री मॉडल चलता है। जैसे यहाँ पर आरबीआई है, आरबीआई के अंतर्गत अलग अलग बैंक आती, जैसे मान लीजिए आपकी पीएनबी हो गई, इंडियन बैंक हो गई, ठीक है, कैनरा आपकी बैंक हो गई। इसके बाद इसकी भी आपकी अलग अलग ब्रांच होंगी, ठीक है, इसकी भी अलग अलग ब्रांच होंगी। इसके बाद ये ब्रांच होंगी अलग अलग। इसके बाद इनके अलग अलग सब ब्रांच भी हो सकती है, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर यानी कि ग्राहक को ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह की यहाँ पर एक हायरार्की बनती है। इसमें एक मुख्य रूट रिकॉर्ड होता है, यानी ये यहाँ पर आरबीआई जो है ये आपका रूट हो जाएगा, और उसके नीचे कई चाइल्ड्स रिकॉर्ड होते हैं। डेटा तक पहुंचने के लिए आपको रूट से शुरू होकर सही शाखा यानी ब्रांच से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए सबसे पहले बैंक खाते में ग्राहक, इसके बाद ग्राहक का एक खाता होगा और उस खाते में उसकी लेन देन की जानकारियां होगी। उसी तरह आरबीआई, उसके अंतर्गत अलग अलग बैंक है, इसके बाद उसकी अलग अलग बैंक की ब्रांचें, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं खाता ग्राहक, इसके बाद उनकी खाता, और इसके बाद उनमें खाते में लेन देन की जानकारी। अब इसके फायदे क्या हैं, तेज डेटा पहुंच और सरल संरचना, यानी यहाँ पर क्या होता है, हम डेटा पर तुरंत पहुंच सकते हैं, तेजी से एक्सेस उसको कर सकते हैं, ठीक है। नुकसान क्या है, लचीलापन कम है, अगर कोई नया संबंध जोड़ना हो तो कठिनाई होती है। इसके बाद नेटवर्क डेटा मॉडल, इसकी विशेषताएं क्या है, डेटा को ग्राफ संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ग्राफ बनाया जाता है डेटा का। रिकॉर्ड्स आपस में कई तो कई यानी मैनी टू मैनी संबंध में जुड़े हो सकते हैं। नेविगेशन के लिए पॉइंटर्स का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कॉलेज में शिक्षक और विषय के बीच कई टू कई संबंध हो सकते हैं। फायदे क्या है, जटिल संबंधों को प्रबंधित करना आसान होता है। अब इसका नुकसान क्या है, प्रोग्रामिंग कठिन होती है और डेटा बदलना मुश्किल होता है। इसके बाद तीसरा प्रकार है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल। इसकी विशेषताएं कि डेटा को तालिकाओं यानी टेबल्स में व्यवस्थित किया जाता है, यानी इसमें क्या होता है, एक टेबल होती है और रो कॉलम बने होते हैं। प्रत्येक तालिका में पंक्तियां यानी रोज होती हैं और स्तंभ यानी कि कॉलम होते हैं। तालिकाओं के बीच संबंध सामान्य कुंजी और विदेशी कुंजी के माध्यम से बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्राहक तालिका, खाता तालिका, लेन देन तालिका, ये सब क्या है, ये सब आपके रिलेशनल डेटा मॉडल पर आधारित हैं। फायदे क्या है, सरल है, लचीला है और एसक्यूएल जैसी भाषाओं में आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। अब नुकसान क्या है, बहुत बड़े डेटाबेस में कभी कभी प्रदर्शन समस्या हो सकती है। बहुत बड़ा डेटाबेस होता है तो वहां पर टेबल को क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो डेटा मॉडल किसी भी डेटाबेस का मूल आधार होते हैं। वे डेटा को व्यवस्थित और संरचित तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि डेटा तक पहुंच, प्रबंधन और सुरक्षा आसान हो। हायरार्किकल मॉडल सरल संरचना देता है, नेटवर्क मॉडल जटिल संबंधों को संभालता है और रिलेशनल मॉडल आजकल सबसे लोकप्रिय है क्योंकि ये लचीला और आसान है। इस प्रकार सही डेटा मॉडल चुनना किसी भी डेटाबेस सिस्टम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पीढ़ी से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर की चौथी, पांचवी और छठी पीढ़ी पर संक्षेप में चर्चा कीजिए और एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की तुलना भी कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर जनरेशन के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर पीढ़ी यानी कि कंप्यूटर जनरेशन से हमें उस समयावधि या तकनीक को समझते हैं जिसमें कंप्यूटर का निर्माण और विकास हुआ है। हर पीढ़ी में कंप्यूटर की गति, क्षमता, आकार और उपयोग की तकनीक में सुधार हुआ है। कंप्यूटर की पीढ़ियों को मुख्य रूप से उनके हार्डवेयर और तकनीकी नवाचार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं चौथी पीढ़ी, जो कि आपकी 1971 से 1980 के बीच हुई थी। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर, यानी इसमें कंप्यूटर में क्या होता था, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। यह पूरी तरह से एक छोटा चिप यानी कि आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित होता था। इससे कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक सस्ते हो गए थे। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का विकास हुआ और घर और कार्यालयों में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ गया था।
अब इसकी विशेषताएं क्या थी? तो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था, तेज गति और कम ऊर्जा खपत होती थी, छोटे आकार के कण आसानी से इस्तेमाल करने योग्य थे, अधिक विश्वसनीय और ये सस्ते थे। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी जो आपकी 1980 से 1990 के बीच चली थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित कंप्यूटर, यानी कि ये एआई बेस्ड कंप्यूटर थे। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग किया गया। इन कंप्यूटरों में सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता थी। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा की पहचान, समस्या समाधान और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कंप्यूटर में लाना था। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित थे ये, प्राकृतिक भाषा समझने की क्षमता रखते थे, ज्ञान आधारित और विशेषक प्रणाली थी इनके अंदर, रोबोटिक्स और इंटेलिजेंट सिस्टम में उपयोग करते थे। ठीक है, इसके बाद है आपकी छठी पीढ़ी 1990 के बाद, यानी कि भविष्य के कंप्यूटर यानी कि फ्यूचर कंप्यूटर। ठीक है, छठी पीढ़ी कंप्यूटर उन्नत एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और अत्यधिक परिष्कृत नेटवर्किंग पर आधारित थे। इसमें इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकें शामिल हैं। ये कंप्यूटर और भी तेज, सुरक्षित और बहुउद्देशीय हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? क्वांटम और न्यूरल नेटवर्किंग पर आधारित थे, बहुकार्यात्मक और तेज थे, बड़े डेटा और क्लाउड पर काम करने में ये सक्षम थे, स्मार्ट उपकरण और रोबोटिक्स में इनका उपयोग किया जाता था। अब देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग विशेषताएं लिखेंगे एनालॉग कंप्यूटर और यहाँ पर लिखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा का प्रकार। यहाँ पर सतत डेटा था और यहाँ पर द्विघात यानी कि 0 और 1 के रूप में डेटा चलता था। इसके बाद सटीकता, ये कम सटीक थे और अनुमान पर आधारित थे, और यहाँ पर अधिक सटीकता और यहाँ पर सटीक परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद इनकी गति की बात करें तो ये बहुत तेज थे और वास्तविक समय में कार्य करते थे, और इनकी क्या होती है? इनकी गति सीमित होती है। उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग तापमान, गति, दबाव आदि मापने में किया जाता है, और इनका उपयोग लेखा जोखा, गणना, डेटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। अब देखते हैं उदाहरण कौन कौन, जैसे थर्मामीटर, स्पीड मीटर, ये सब आपके एनालॉग कंप्यूटर हैं, और पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं। संक्षेप में अगर हम लोग कहें तो कंप्यूटर की हर पीढ़ी ने तकनीक और कार्य क्षमता में सुधार किया है। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक और मापन कार्यों के लिए उपयोगी थे, जबकि डिजिटल कंप्यूटर सटीक गणना और डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त हैं। वर्तमान में छठी पीढ़ी के कंप्यूटर मानव जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग हो रहे हैं, और भविष्य में और अधिक उन्नत तकनीकें आने की संभावना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, व्यवसाय विकास में यूट्यूब की भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने में गूगल एडसेंस की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी व्यवसाय के विकास में यूट्यूब की क्या भूमिका होती है, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग राजस्व उत्पन्न करने में आपकी गूगल एडसेंस की क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। आज के डिजिटल युग में व्यवसाय विकास के लिए यूट्यूब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन गया है। यूट्यूब केवल वीडियो साझा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह छोटे और बड़े व्यवसाय के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रचारित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण भी है। आप देखते यूट्यूब के माध्यम से व्यवसाय का विकास कैसे कर सकते हैं। यूट्यूब व्यवसाय को अपने लक्षित दर्शकों तक सीधे पहुंचाने में मदद करता है। व्यवसाय यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने उत्पादों या सेवाओं की जानकारी वीडियो के रूप में साझा कर सकते हैं। वीडियो में उत्पाद की विशेषताएं बता सकते, उपयोग के तरीके बता सकते हैं, ग्राहकों के अनुभव दिखाने में विश्वास पैदा होता है और बिक्री यहां पर बढ़ती है। इसके अलावा यूट्यूब SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए व्यवसाय की वेबसाइट या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक बढ़ाने में मदद करता है। यानी यूट्यूब के माध्यम से आप लोग अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ले जा सकते हैं और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी खोज रहा है और आपके चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, तो संभावना है कि वह वीडियो देखकर आपके उत्पाद में रुचि लेगा। यूट्यूब व्यवसाय को मार्केटिंग लागत को कम करने में मदद करता है। पारंपरिक विज्ञापन जैसे टीवी या प्रिंट मीडिया महंगे होते हैं, जबकि यूट्यूब पर वीडियो बनाकर प्रचार करना अपेक्षाकृत सस्ता और प्रभावी होता है। इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे व्यवसाय का वैश्विक विस्तार भी संभव होता है। अब देखते हैं गूगल एडसेंस के माध्यम से राजस्व कैसे उत्पन्न होता है।
YouTube चैनल के माध्यम से व्यवसाय और व्यक्तिगत निर्माता दोनों ही अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इसका मुख्य तरीका है गूगल एडसेंस। एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो YouTube चैनल और विज्ञापन दाताओं को जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति आपके वीडियो को देखता है और उसमें विज्ञापन दिखाई देता है और उस पर क्लिक करता है तो आप उस विज्ञापन से आय प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडसेंस होता क्या है। मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, और मैं चाहता हूं अपने ऐड चलाना, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा गूगल एडसेंस कंपनी के पास, ठीक है, और उससे कहूंगा मुझे इस तरह के एड्स चलाने हैं और हम आपको इतना रुपए पे करेंगे। अब क्या करेगा, गूगल इससे पैसा ले लेगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक है, आपके जो कीवर्ड्स होंगे उनके अकॉर्डिंग ऐड दिखाया जाएगा। मान लीजिए आपको एजुकेशनल वीडियो पर ऐड दिखाने हैं, तो यहाँ पर यूट्यूब क्या करेगा, यूट्यूब देखेगा कि आपके ऐड के अकॉर्डिंग कौन सी वीडियो है, तो उसी वीडियो के नीचे आपको वहां पर जो है ऐड देखने को मिलेंगे। क्या होंगे, ऐड देखने को मिलेंगे। अब क्या हुआ, कंपनी ने गूगल एडसेंस को पैसा दिया, एडसेंस ने आपकी वीडियो पर ऐड चलाया और उस पर क्लिक करके लोगों ने प्रोडक्ट को खरीदा। तो वहां पर जो उसने ऐड पर क्लिक किया, वहां पर जो भी क्लिक करने का पैसा बनेगा वो आपको मिलेगा, जिसमें आपका जो है 45% आपका गूगल एडसेंस ले लेगा। जो भी आपको यूजर यानी हम कंपनी जो भी ऐड का पैसा दे रहे हैं उसमें से 45% आपका जो है गूगल एडसेंस लेगा और 55% पैसा आपको मिलेगा, यानी कि जो वीडियो बनाएगा। ठीक है, राजस्व उत्पन्न करने के लिए यूट्यूब चैनल को पहले मोनेटाइज करने के लिए योग्य होना चाहिए। इसके लिए चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और पिछले 12 महीनों में 4000 घंटे का वॉच टाइम होना जरूरी है। एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद वीडियो पर विभिन्न प्रकार के विज्ञापन जैसे डिस्प्ले विज्ञापन, ओवरले विज्ञापन, स्किपेबल वीडियो विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो कि ऐड किस तरह चलते हैं। यानी मान लीजिए कोई कंपनी है, वो क्या करती है, उसको ऐड चलाने हैं तो वो गूगल एडसेंस के पास जाएगी, फेसबुक मेटा ऐड के पास जाएगी, अलग अलग ऐड की कंपनियां हैं, ठीक है। इसके बाद वो उनको पैसा पे करेगी, इसके बाद वो आपकी वीडियो पर ऐड दिखाएंगे और ऐड देखने के जो आपको पैसे मिलेंगे वो आपको कौन दे रहा है, वो आपको कंपनी दे रही है। और यहाँ पर जो गूगल एडसेंस होता है वो यहाँ पर मीडिएटर यानी कि ब्रोकर का काम करता है। एडसेंस व्यवसाय को अपने यूट्यूब वीडियो से सीधे आय अर्जित करने का अवसर देता है। यह केवल विज्ञापन से ही नहीं बल्कि चैनल में स्पॉन्सरशिप, प्रोडक्ट प्रमोशन और सुपर चैट जैसे फीचर के माध्यम से भी आय का स्रोत बन सकता है। इसके अलावा नियमित और गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाने से चैनल का व्यूअर बेस बढ़ता है, जिससे एडसेंस से होने वाली आय भी लगातार बढ़ती है। यानी आपका एक तरीका नहीं जिससे आप लोग यूट्यूब से कमाई कर सकते हैं। पहला तरीका एडसेंस, दूसरा तरीका स्पॉन्सरशिप, इसके बाद प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं, आपको सुपर चैट मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग नियमित और गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाते हैं तो आपको क्या होता है, एडसेंस से आपकी कमाई लगातार बढ़ती रहती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। यूट्यूब व्यवसाय के लिए प्रचार, ग्राहकों तक पहुंच और वैश्विक विस्तार का एक प्रभावशाली माध्यम है। गूगल एडसेंस के जरिए यूट्यूब चैनल से आय अर्जित करना संभव है, जिससे व्यवसाय और व्यक्तिगत निर्माता दोनों ही आर्थिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए व्यवसाय के लिए यूट्यूब का सही इस्तेमाल न केवल विपणन का माध्यम है बल्कि आय का एक स्थायी स्रोत भी बन सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। सबसे पहला है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़कर डेटा और संसाधनों जैसे प्रिंटर, फाइल आदि को साझा करना है। नेटवर्क के कई प्रकार हैं जिनमें मुख्य रूप से हैं, पहला है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। यह छोटे क्षेत्र जैसे घर, स्कूल या ऑफिस में कंप्यूटरों को जोड़ता है। लैन तेज होता है और डेटा साझा करना आसान होता है। तो लैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लैन का प्रयोग किया जाता है आपकी कंपनी में। जैसे आपकी कंपनी में जो भी आपके लैंडलाइन फोन होते हैं वो सब आपके लैन नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। इसके बाद है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये बहुत बड़े क्षेत्र जैसे शहर, देश या दुनिया भर में कंप्यूटर को जोड़ता है। इंटरनेट सबसे बड़ा वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है। इसके बाद है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह शहर या बड़े शहर के हिस्सों में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए होता है। लैन और वैन के बीच में आता है मैन। क्या आता है, मैन आता है। ठीक है, इसके बाद है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह व्यक्तिगत उपकरणों के बीच छोटा नेटवर्क होता है जैसे मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट। इसके बाद है आपका कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। ये कॉलेज या बड़े संस्थान के भीतर के नेटवर्क के लिए होता है।
हर नेटवर्क का उद्देश्य डेटा साझा करना है, संसाधनों का उपयोग बढ़ाना है और कार्य कुशलता बढ़ाना है। नेटवर्क की संरचना के अनुसार इसकी गति, सुरक्षा और लागत बदलती रहती है। इसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थ का काम करता है। अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो पहला है बैच ओएस, इसमें कार्यों को एकत्र करके एक साथ प्रोसेस किया जाता है। यह पुराने समय में इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें एक ही सिस्टम को कई उपयोगकर्ता समय के आधार पर साझा कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर, ये कई कंप्यूटरों को जोड़कर एक सिस्टम की तरह कार्य करता है। इसके बाद है आपका नेटवर्क ओएस, यह नेटवर्क के माध्यम से डेटा साझा करने और उपयोगकर्ताओं को जोड़ने में मदद करता है। इसके बाद है आपका रियल टाइम ओएस, इसका उपयोग उन सिस्टमों में होता है जहां तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी हो, जैसे मेडिकल उपकरण या फिर मिसाइल सिस्टम। ठीक है। इसके बाद है आपका मोबाइल ओएस, स्मार्टफोन और टैबलेट पर चलता है, जैसे एंड्रॉयड और आईओएस। ठीक है। ओएस की मदद से हम कंप्यूटर पर प्रोग्राम चला सकते हैं, फाइलें मैनेज कर सकते हैं और नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद है आपका जीडीपीआर यानी सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन। जीडीपीआर यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपीय संघ का एक नियम है जिसे 25 मई 2018 को लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कोई भी संगठन बिना अनुमति के उनका डेटा ना ले या फिर उसका दुरुपयोग ना करे। व्यक्तिगत डेटा में किसी भी व्यक्ति की जानकारी आती है, जैसे नाम, पता, ईमेल, फोन नंबर, बैंक विवरण, स्वास्थ्य रिकॉर्ड आदि। जीडीपीआर के अंतर्गत किसी भी कंपनी या संगठन को डेटा इकट्ठा करने से पहले व्यक्ति की अनुमति लेनी होती है। इसके अलावा व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसका डेटा कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अब देखते हैं जीडीपीआर के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहली यहां पर है स्वीकृति यानी कॉन्सेंट। किसी भी डेटा को इकट्ठा करने या प्रोसेस करने के लिए व्यक्ति की स्पष्ट सहमति होना आवश्यक है। इसके बाद डेटा की पहुंच, व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसका डेटा कहां और कैसे रखा गया है। इसके बाद डेटा की सुरक्षा, संगठनों को डेटा को सुरक्षित रखने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक उपाय करने होते हैं। भूल जाने का अधिकार, व्यक्ति को अपने डेटा को हटाने के लिए अनुरोध कर सकता है। डेटा उल्लंघन की सूचना, अगर किसी का डेटा दुरुपयोग या चोरी होता है तो संगठन को 72 घंटे के अंदर उसे सूचित करना होता है। जीडीपीआर का पालन न करने पर कंपनियों को भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कानून डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है कैप्चा कोड और इसका उद्देश्य। कैप्चा यानी कि CAPTCHA कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, एक तकनीक है जो यह सुनिश्चित करती है कोई ऑनलाइन फॉर्म या वेबसाइट पर कार्रवाई कर रहा इंसान है, रोबोट या बॉट नहीं है। तो कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? कैप्चा का उपयोग इसलिए किया जाता है कि वेबसाइट पर कोई भी फॉर्म या फिर कोई भी जानकारी चल रही, कोई भी कार्रवाई हो रही है तो वो इंसान ही कर रहा है या फिर कोई रोबोट या फिर बॉट कर रहा है। ठीक है। वेब पर बहुत सारे ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स बॉट्स फॉर्म भर सकते हैं, स्पैम भेज सकते हैं या वेबसाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैप्चा का मुख्य उद्देश्य इन बॉट्स को रोकना होता है। ठीक है। कैप्चा कोड आमतौर पर इसी तरह दिखता है, विकृत अक्षर या संख्या जिन्हें इंसान आसानी से पढ़ सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता है। तस्वीरों में कुछ वस्तु चुनना, जैसे सभी ट्रैफिक लाइट चुने, यह आपका कैप्चा कोड होता है। ऑडियो कैप्चा, जिसमें किसी आवाज में नंबर या अक्षर सुनकर टाइप करना होता है। आप देखते हैं कैप्चा का उद्देश्य क्या है। तो सुरक्षा बढ़ाना, वेबसाइट को बॉट्स और स्पैम से बचाना है, डेटा की सुरक्षा करना, ऑनलाइन अकाउंट, ईमेल और बैंकिंग डेटा की सुरक्षा करना भी कैप्चा का उद्देश्य होता है। इसके बाद सत्यापन, सुनिश्चित करना कि फॉर्म केवल मानव द्वारा भरा गया है। तो यहाँ पर कैप्चा क्या होता है? कैप्चा वेरीफाई करता है कि वेबसाइट पर कोई जो फॉर्म भर रहा है वो कोई व्यक्ति है या फिर कोई रोबोट या बॉट है। ठीक है। कैप्चा आजकल इंटरनेट की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण तकनीक बन गया है। अब देखते हैं इंटरनेट सेवाओं के प्रकार। इंटरनेट सेवाएं वे सेवाएं हैं जो इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को विभिन्न काम करने की सुविधा देती है। इंटरनेट सेवाओं के कुछ मुख्य प्रकार निम्नलिखित है।
है आपका ईमेल सेवा यानी ईमेल सर्विस, यह संदेश भेजने और प्राप्त करने का तरीका है जैसे जीमेल और याहू मेल। इसके बाद है आपका वेब ब्राउजिंग, इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोलना और जानकारी प्राप्त करना जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स आदि। इसके बाद आता है आपका सर्च इंजन, किसी विषय पर जानकारी खोजने की सुविधा जैसे गूगल और बिंग। इसके बाद आता है आपका सोशल मीडिया, लोगों के बीच जानकारी और विचार साझा करने के लिए जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब आपके इंटरनेट सेवाओं के प्रकार हैं। इसके बाद है आपका क्लाउड स्टोरेज, डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने और साझा करने की सुविधा जैसे गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। इसके बाद है ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई कॉमर्स, उत्पाद खरीदने और बेचने की सुविधा जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट। स्ट्रीमिंग सेवाएं जैसे वीडियो और ऑडियो सामग्री देखने और सुनने की सुविधा जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई। इसके बाद है ऑनलाइन बैंकिंग, बैंकिंग लेन देन करने की सुविधा जैसे नेट बैंकिंग, पेटीएम, गूगल, फोन पे आदि। ठीक है। इंटरनेट सेवाओं का उद्देश्य उपयोगकर्ता की जीवन शैली को आसान बनाना, तेज सूचना प्राप्त करना और संवाद को सरल बनाना है। तो यहाँ पर हमने पेपर कोड BCOS 183 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।